हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस फीवर बाय पीजे। फ्रेंड्स, पहले कोरोना, फिर अम्फान तूफान, उसके बाद ऊपर से देश की लो इकोनॉमी और अब ये एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो गई है, दैट इज लोकस्ट अटैक, यानी कि टिड्डियों का हमला। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब पर तो देख ही लिया होगा कि ये कितनी तबाही मचा रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के जालौर जिले की है, जहां सरसों की फसल को टिड्डी दल चट कर रहा है। अब तक जालौर जिले में 8 अरब से ज्यादा की फसल को लाखों की तादाद में आया टिड्डी दल खा चुका है। जालौर ही नहीं, राजस्थान के 10 जिलों के किसान टिड्डियों के इस हमले से परेशान हैं। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, चूरू में टिड्डी दल इसी तरह से खेतों में खड़ी फसल को अपना भोजन बना रहे हैं। Being threatened by a swamp of desert locust which is traveling from Pakistan, came to Rajasthan in several parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh as well. Now, the experts believe that these locusts, if winds are favorable, could in fact hurt the farmlands, the crops, not only in North India, but also Delhi could lose a lot of green cover if they manage to reach here. Take a look at this attack of the locust in our already distressed situation because of the COVID-19 lockdown. लेकिन अभी भी अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मैं आपको कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ। इसके कुछ बहुत ही ध्यान देने वाले तथ्य हैं। तो पहला है कि ये वो छोटे कीड़े होते हैं जो कि अगर फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं तो इनकी इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग हो जाती है कि ये अपनी संख्या को 20 गुना तक एक ही जनरेशन में बढ़ा लेते हैं, और फिर आगे आने वाली जनरेशन्स में तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा यानी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। ये जब ग्रुप्स में रहते हैं तो इनके एक छोटे ग्रुप में करीब 40 से 80 मिलियन लोकस्ट पर स्क्वायर किलोमीटर हो सकती हैं। अमेरिका में एक बार 1875 में लोकस्ट अटैक हुआ था, तो इनका जो ग्रुप था वो 198,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लोकस्ट हुई होंगी। ये किसी भी तरह की वेजिटेशन को इजीली खा सकती हैं और ये वेजिटेरियन होती हैं। ये फूल, पत्ती, सब्जी, फ्रूट सब कुछ खा सकती हैं। इनकी सबसे जो खतरनाक स्पीशीज़ है वो है डेजर्ट लोकस्ट, यानी कि सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, जो कि बेयर लैंड यानी खाली जगह पर, यानी डेजर्ट वाले जो इलाके होते हैं उनमें ब्रीडिंग करना पसंद करती है। इसके अलावा ये फसलों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। ये इस हद तक फसलों को खा जाती हैं कि इनके अटैक से भुखमरी तक आ सकती है। हिस्ट्री में भी कई ऐसे लोकस्ट अटैक हुए हैं जिनमें कि लोग अकाल की वजह से मर गए हैं। तो ये थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब देख लेते हैं डिटेल में कि आखिर ये इतनी संख्या में आई कहाँ से है, यानी इनका ओरिजिन क्या है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हें ब्रीडिंग के लिए डेजर्ट्स या कह सकते हैं वो जगह ज़्यादा पसंद है जहाँ पर बेयर लैंड मिले। तो ये जनरली अफ्रीका, येमेन, ओमान, साउथ ईरान, इंडिया में राजस्थान, इसके अलावा पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तून जैसी जगहों के डेजर्ट्स में ब्रीडिंग करना पसंद करती हैं। इनकी अगर ब्रीडिंग साइकिल की बात करें तो इनके ब्रीडिंग का टाइम होता है जुलाई टू अगस्त, यानी जब डेजर्ट्स में भी तेज बारिश होती है। इस रेनी सीजन में अगर इन्हें अच्छी कंडीशंस मिलती रहे तो ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होती हैं, और जब ये सितंबर में डेजर्ट सूखने लग जाते हैं, यानी कि वहाँ पर बहुत कम हरियाली बचती है, तो ये डेजर्ट्स के उन पार्ट में जाकर इकट्ठे होने लग जाती हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत हरियाली अभी भी बची हुई है। तो इस तरह इनके ग्रुप्स बन जाते हैं, और जब डेजर्ट पूरी तरह से सूख जाता है तो ये वहाँ से खाने की तलाश में उड़ जाते हैं। ये एक्चुअली गाइस पैसिव फ्लायर्स हैं, यानी कि ये हवा के बहाव से उड़ती हैं। इनमें से कुछ तो ईस्ट की तरफ उड़ जाती हैं और कुछ जो है उनको हवा वेस्ट की तरफ बहा के ले जाती है। इस तरह दिसंबर जनवरी तक ये माइग्रेट करते रहते हैं, जगह जगह पर भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं, जिनमें से अधिकतर तो मर जाते हैं, और जो थोड़े बहुत सरवाइव कर पाते हैं वो स्प्रिंग में यानी कि जनवरी से मार्च तक फिर से ब्रीडिंग करने लग जाते हैं और फिर से नई जनरेशन बनाते हैं। और वो जो जनरेशन है वो अप्रैल से लेकर जून तक फिर से घूमती है फिरती है भोजन की तलाश में, और फिर जुलाई में ये वापस से ब्रीड करने लग जाते हैं। इस तरह एक लोकस्ट अपनी लाइफ में 3 बार तक ब्रीड कर सकती है, और लोकस्ट एक बार में लगभग 60 से 120 तक अंडे देती है। तो अब लोकस्ट की बॉडी के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। ये दिखने में बिल्कुल ग्रासहोपर जैसी होती है। आपने टिड्डे देखे होंगे, टिड्डे, क्रिकेट्स, तो इनकी जैसी होती है और इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करती है। इसका जो साइज़ है वो एक पेपर क्लिप के बराबर होता है।
ये जब सॉलिटरी फेज में होती हैं, यानी कि अलग अलग रहती हैं, तो ये ग्रासोपर्स की जैसे ग्रीन कलर की ही दिखाई देती हैं। लेकिन जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स में इकट्ठी होने लग जाती हैं, तो इस टाइम इनका कलर चेंज होकर येलो और ब्लैक हो जाता है। ग्रुप्स में रहने पर इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होने लग जाता है, जो इन्हें और ज्यादा मल्टीप्लाई होने में मदद करता है। तो इस तरह ये अपनी संख्या को बढ़ाकर बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बना लेती हैं। इनकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। एक लोकस्ट अपनी लाइफ में 3 बार तक एग लेइंग करती है, यानी अंडे देती है, और अंडों से 2 से 4 वीक्स में निकलने वाले जो छोटे लोकस्ट होते हैं, यानी कह सकते हैं लोकस्ट के जो बच्चे होते हैं, वो निम्फ कहलाते हैं। ये साइज में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन दिखने में अडल्ट लोकस्ट की जैसे ही होते हैं। निम्फ कई सारी स्टेजेस में धीरे धीरे डेवलप होती है, और इनमें से एक स्टेज को इनकी हॉपर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भुक्कड़ होते हैं और भोजन की तलाश में इधर उधर वेजिटेशंस पर हॉप करते रहते हैं, उछल कूद मचाते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा रेन्स तो जुलाई अगस्त में होती है, यानी बहुत हैवी वाली बारिश तो जुलाई अगस्त में ही देखने को मिलती है, तो इनका नंबर तभी ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये रेन्स में ही अच्छे से ग्रो करती हैं, ब्रीड करती हैं। तो अभी से इनके इतने बड़े ग्रुप्स क्यों पैदा हो गए? अभी तो जुलाई अगस्त आई भी नहीं है, यानी अभी से इनका नंबर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये तबाही मचा रही हैं? तो इसका आंसर ये है कि 2018 में अरेबियन सी में साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए थे, जिनका नाम था मैक्यूनू और लुबान, जिन्होंने कि ओमान और येमेन को तबाह कर दिया था। इन तूफानों के दौरान बहुत हैवीली रेनफॉल हुआ, बहुत तेज बारिश हुई थी, जिससे कि सभी डेजर्ट्स बड़ी बड़ी लेक्स में तब्दील हो गए थे, और बिना मौसम के ही लोकस्ट को ब्रीड करने का अच्छा मौका मिल गया था, और तभी से ये बढ़ती चली गई। इंडिया में 2019 और 20 का जब रबी क्रॉप्स का सीजन चल रहा था, तब राजस्थान, गुजरात और पंजाब के कुछ पार्ट्स में लोकस्ट का अनयूजुअली एक्टिव स्वार्म देखा गया। स्वार्म का मतलब होता है इनका बड़ा ग्रुप जो कि हवा में उड़ रहा हो, जिन पर इंडिया में थोड़ा बहुत कंट्रोल तो कर लिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ टाइम से कई देशों में ज़्यादा एक्शन नहीं लिया जा सका, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन चल रहा था कोरोना के चलते हुए, जिससे कि येमेन, ओमान, सिंध और पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में इनके स्वार्म्स एक्टिव ही रह गए, मर नहीं पाए। वहाँ से हवा के बहाव के साथ साथ ये इंडिया और बाकी के देशों में भी फैल गए। तो इसलिए आज करंटली LWO यानी कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है कि अभी राजस्थान में यानी इंक्लूडिंग जयपुर में भी अभी 3 से 4 स्वार्म्स एक्टिव हैं, जो कि ईस्ट की तरफ चलती हुई हवाओं के कारण जुलाई तक बिहार, उड़ीसा की साइड भी पहुंच जाएंगे, और जुलाई के बाद कुछ समय में ये वापस वेस्टवर्ड हवाओं के कारण राजस्थान में भी आ जाएंगे, क्योंकि राजस्थान ही इनका इंडिया में मेन सेंटर है ब्रीडिंग करने का। तो अपनी ब्रीडिंग के लिए ये वापस से उस एरिया में आ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है, इनके कंट्रोल मेजर्स। पहला कि इन पर लोकली कंट्रोल करने का अच्छा तरीका है कि रात में जब ये आराम करते हैं यानी उड़ते नहीं हैं, तब उन पर ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ दूसरे केमिकल्स जैसे कि लैम्डा साइलेहेथ्रिन, इसके अलावा डेल्टामेथ्रिन, फिप्रोनिल, क्लोरोपाइरिफॉस या मेलाथियोन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। इन केमिकल्स को स्प्रे गन्स के थ्रू स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा ड्रोन्स का भी यूज़ इनको स्प्रे करने में किया जा सकता है, लेकिन इन केमिकल्स को लोकस्ट से घिरी फसलों पर ज़्यादा मात्रा में अगर स्प्रे कर दिया जाए तो वो खाने लायक नहीं रहती हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती हैं, जिससे हज़ारों तरह की बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। तो ये इंसानों के लिए सेफ नहीं है, और यदि हम कम मात्रा में स्प्रे करें तो लोकस्ट पर इनका कोई असर ही नहीं होता। दूसरा तरीका है लोकस्ट को भगाने का कि ये जब रात में आराम करती हैं तो तेज साउंड का यूज़ किया जाए, चाहे तो सायरन, डीजे साउंड या थालियां कुछ भी बजाओ। इससे क्या होता है कि ये आराम नहीं कर पाती हैं और सुबह थकी हुई रहने के कारण एक्टिव नहीं हो पाती। इसके अलावा रोज़ रोज़ तेज आवाज़ों की वजह से ये उस जगह को छोड़कर भी चली जाती हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि ये अगर एक जगह को छोड़ेंगी तो दूसरी जगह पर अटैक करेंगी। तीसरा तरीका है जो कि सन 1800 में आए लोकस्ट अटैक के दौरान भी किया गया था और अब भी कई जगह पर किया जा रहा है, कि इन्हें पकड़कर इन्हें एज अ फूड काम लिया जाए। पाकिस्तान में तो एक विलेज में लोकस्ट पकड़ने वाले किसानों को पैसे दिए जाते हैं
और उन लोकस्ट को फिर चिकन इंडस्ट्री में मुर्गियों को खिला दिया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं। इनमें लगभग 76% तक प्रोटीन मिलती है, लेकिन इन्हें खाना भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि फिर भी इनकी पॉपुलेशन हर साल जो है बढ़ती जाएगी और उससे स्वैम्प्स को रोका नहीं जा सकता है। तो आई होप लोकस्ट के रिगार्ड में मेरी इस दी गई इन्फॉर्मेशन से आप सभी को फायदा हुआ होगा, आपको काफ़ी पसंद आई होगी ये। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिससे कि मेरी आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।